अपने 60 मिनट्स मुझे दे दो और बदले में पूरा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से रिवाइज करो। ओके, चलिए सो आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पर। सो ये सेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रीजन बीइंग सिर्फ 1 घंटे में हम डीएनएफ ब्लॉक को बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन पे है, जिसपे हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, है ना, ये वाला जो बीच में ग्रुप दिख रहा है आपको, मैम इज राइटिंग विद यू। सो नोट कर लो इसको। कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12, मतलब 3 से 12 तक, यानी कि टोटल 10 ग्रुप्स की हम बात करते हैं। और पीरियड कौन सा है बताओ? अब ये चीज ध्यान देने की है, पीरियड इनका थर्ड पीरियड से स्टार्ट नहीं होते हैं। ये काफी बच्चे सोचते हैं थर्ड पीरियड से शुरू होते हैं, नहीं, फोर्थ पीरियड से शुरू हो रहे हैं, है ना। फोर्थ से लेके देखो यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, 4 से लेके 7th पीरियड तक आपको ये एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, ओके। अब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ एंटर करता है? डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका जाएगा डी ऑर्बिटल के अंदर। इनको एक और नाम से जाना जाता है, आप जानते हो, ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स की अगर आपने पुरानी डेफिनेशन बहुत पढ़ी होगी, तो मैं लिखवा भी देती हूँ आपको। इनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। पुरानी डेफिनेशन ये कहती थी कि इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशनल होती थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। यानी जब आप इनके लेफ्ट हैंड साइड देखो तो आपको मेटल्स नजर आ रहे हैं, है ना। राइट हैंड साइड देखोगे तो नॉन मेटल्स नजर आएंगे। सो इट वाज सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन हो रहा था, है ना, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी ट्रांजिशनल थी, तो इनको इसीलिए ये नाम दिया गया था। लेकिन आईयूपीएसी ने बाद में डेफिनेशन को अपडेट किया, है ना। आईयूपीएसी अब ये कहता है कि भाई ट्रांजिशन मेटल्स हम इनको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। व्हाट डिड आई टेल यू? अगर इनका डी ऑर्बिटल लिखना चाहते हो मैम के साथ लिख लो, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों? इनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर एक्साइटेड स्टेट में। मतलब ये कंडीशन है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ही होना चाहिए। चाहे तो आप उस मेटल की ग्राउंड स्टेट देख लो, यानी कि जब वो न्यूट्रल है ना, उसने कोई आयन नहीं बनाया हुआ है, या फिर कोई एक्साइटेड स्टेट भी देख लो, मतलब उसका कोई रिस्पेक्टिव आयन भी देख लो। अगर इनकम्प्लीट डी नजर आ गया यानी वो ट्रांजिशन मेटल है ना। तो यहाँ पर अगर आप ग्रुप नंबर 12 के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ आपको जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पर मतलब जो 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। सो वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट देम क्योंकि इनका हाफ लाइफ पीरियड ही बहुत कम होता है। तो इनको भी अगर आप नोटिस करोगे ना ध्यान से, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगा कि इनके पास फुली फिल्ड डी होता है। यस अगर आप जिंक को देखो, कैडमियम, मर्क्यूरी, D10, है ना, फुली फिल्ड डी है इनके पास। एंड अगर आप इनका कोई आयन भी देखो, जैसे जिंक एग्जिस्ट है Zn2+, है ना, तो वहां पर भी इनफैक्ट वो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देता है, बट डी में फिर भी 10 रहता है, फुली फिल्ड रहता है ना। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को छोड़कर ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे अदर एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सो ये बात का जरा ध्यान रखना। आर वी क्लियर ऑन दिस? नो कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से ट्राई टू टेल मी इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। एंड आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन की जब भी बात करते हैं तो भाई बहुत दुनिया भर के एक्सेप्शंस आते हैं, है ना। तो मैम को एक बार बता दो जल्दी सी। देखो इनकी पेनल्टीमेट शेल से शुरू करो, N-1D, है ना, और NS। पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है? वैलेंस शेल से एक पहले वाली, मतलब एक तरह से लास्ट सेकंड बोल लो आप, लास्ट आपकी वैलेंस शेल है। जैसे NS, N है ना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपकी क्या है? वैलेंस शेल है ना। तो उसे जस्ट एक पहले वाली, उसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो ये टर्म देके घबराना मत भाई, तुमको पता है ना। यस बताओ जल्दी सी। देखो NS में जो इनकी वैलेंस शेल में, उसमें 0 से 2 के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक्सेप्शन कैसी है ना। सो अगर मैं आपको दिखाऊंगी एक्सेप्शंस में, है ना, क्या होगा। डी के अंदर 1 से 10, अब यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी के अंदर तो होना ही चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन। यस और नो? आर वी क्लियर? यस
ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये जो n की वैल्यू है ना, ये 4 to 7 के बीच में हो सकती है। आपको पता है ना, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो पीरियड को ही करस्पॉन्ड करता है। यस, पता है ना, कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है आपकी n की, वो उस एलिमेंट का पीरियड बताता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं इसमें n करस्पॉन्ड करता है 4 से 7 के बीच में, यानी 4th 5th 6th 7th पीरियड रिस्पेक्टिवली, लाइक दैट। ओके चलिए आगे। यस ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब आप पूछ भी सकते हो कि मैम ऐसा क्यों है, डी और एस दोनों ही आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, राइट। चलिए आगे। यस ओके, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे कम होता है, एनर्जी डिफरेंस, बेसिकली एनर्जी डिफरेंस इज लेस, है ना। किसके केस में हम बात कर रहे हैं, डी एंड एस के केस में। ओके लिखवा दिया है, मतलब वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो अब हम सीरीज वाइज देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें एक्सेप्शंस क्या है, क्योंकि आपको पता है एक्सेप्शंस तो भाई इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप पहली सीरीज की बात करो, ये हमारी 3D सीरीज होती है, इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, सारे एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक्स जो है, इसको आप यूज कर सकते हो, शक्ति, विकर्मन, फीको, निको, जिंक। जब हम छोटे थे, जब व्हेन आई वाज इन माय स्कूल लाइफ, तो हमने ये मंत्रा बना के याद किया था, शक्ति, विकर्मन, फीको, निको, जी। सो इफ यू वांट टू यूज इट, बाकी ट्रिक तो तुम लोगों के पास भरपूर है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी के लिए, है ना। अभी सेशन इफेक्टिव बनाना है, तो ध्यान दो यहाँ पर। तो जो अपनी फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज, यहाँ पे एक्सेप्शन एक तो आपको क्रोमियम में देखने को मिलेगी। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है। सो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पर 3d5 4s1 होता है यूजुअल केस सिनेरियोज में। तो जो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, वरना हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई 3D में 4 होने चाहिए, 4s में 2, है ना ये। लेकिन यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्रोमियम थोड़ा जुगाड़ करता है। क्रोमियम कहता है यार इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत तो, है ना। तो क्या हुआ, मैंने पेपर में थोड़ी सी चीटिंग कर ली। हाँ, मैं जेई में नहीं कर सकता, वो अलग बात है ना, पकड़ा जाऊंगा। सो ओके, कॉपर देखो, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कॉपर के केस में, है ना। यहाँ पर भी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 3D में 10 करने के लिए 4s बोलता है अरे यार तू ले जा, एक उधार ले ले मुझसे, ओवरऑल तो स्टेबिलिटी ही मिल रही है ना एलिमेंट को, तो हमारा तो फायदा है उसमें, राइट, लाइक दैट। सो आपको पता है यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस में जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है ना, जिससे सिस्टम आपका स्टेबल बनता है। दूसरी बात क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी के साथ साथ सिमेट्री भी मिलती है आपको, है ना, सिमेट्री भी मिलती है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एलिमेंट्स अगर मिल रही है स्टेबिलिटी, तो भाई ले लो ना, है ना। आप सामने से चलो हो रहा है काम तो ले लेते हैं, है ना, हेल्प। That was your 3D सीरीज। ओके, उसके बाद आपकी 4D सीरीज आती है, ये सेकंड सीरीज है, फिर 5D सीरीज होती है, एंड देन आपकी 6D सीरीज है ना। इन सब में ही भाई आपको ना एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। मैम क्या एक्सेप्शंस क्यों आ जाते हैं हर जगह, तो देखो 3D सीरीज में तो ज्यादा कुछ एक्सेप्शंस ने परेशान नहीं किया, आपके पास सिर्फ क्रोमियम और कॉपर था। अब देखो सेकंड सीरीज जो है, यानी हमारी जो 4D सीरीज है, उसमें आप, इसमें तो भाई दुनिया भर के एक्सेप्शन, सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस कहीं है तो 4D सीरीज है। तो इसको ऐसे ध्यान रखो, यट्रियम, जिरकोनियम, सॉरी ये मैंने जिरकोनियम को ही छुपा दिया है थोड़ा, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, देखो यट्रियम, जिरकोनियम और अपना कैडमियम, ठीक है, इनको ध्यान दो। इनके केस में आपको 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ये तो नॉर्मल है ना। सो यट्रियम, जिरकोनियम, कैडमियम को अगर आप देखो 5s में 2 हैं सबके अंदर, ठीक है, नॉर्मल है। चलिए, इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भाई पेपर में पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, वो है पैलेडियम। क्योंकि पैलेडियम ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जहां पर s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स है। 5s को देखो, 5s मुंह छुपा के बैठा है, 5s कह रहा है यार कौन सी घड़ी में आ गया मैं यहाँ पर, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तुम लोगों को शर्म नहीं आई, एक तो दे देते भाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 4D में 10 है यहाँ पर, बेटा 5s देखो भाई, 5s 0 हो चुका है यहाँ पर। तो पैलेडियम को ध्यान रखिए प्लीज अलग से, दोबारा बता रही हूँ 5s 0 होता है, 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी यट्रियम, जिरकोनियम, कैडमियम में आपके 5s में 2 है, वो नॉर्मल है। ये सारे एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पर बीच में जितने एलिमेंट्स आपके सामने आ गए ना, इन सबके पास ना 5s में 1 होता है, ध्यान रख लोगे इस तरीके से, और सिल्वर में भी है ना 5s में 1 है, बाकी उसके बाद नॉर्मली 4D में है ना आप डाल सकते हो, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स डाल देना बाकी 4D में।
सो ये ऐसे करके ध्यान रखो, तो सेकंड सीरीज भी आपकी निपट गई। फिर से देख लो, फर्स्ट सीरीज में सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन था, यहाँ पर तो भाई बहुत सारे एक्सेप्शन। यहाँ ये याद रख लो किसमें एक्सेप्शन नहीं है ठीक है। और पैलेडियम की तो ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो आपकी 3D सीरीज है, 3D सीरीज में भी अगर आप देखो 6s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स ही है मेजरली, सिवाय की प्लैटिनम और गोल्ड के। प्लैटिनम और गोल्ड सोच रहे होंगे भाई ऐसे ही थोड़ी हमने दुनिया में भाव बढ़ाए हुए हैं अपने, है ना हम बहुत महंगे हैं, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले हम। तो आप देखो 6s में इनके पास ना एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब नॉर्मल है। और एक और ध्यान से बात याद रखना, लेंथेनम भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। भाई बच्चे भूल जाते हैं इसको, वो सोचते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, ये भी तो अपना एक्सेप्शनल ही होता है, तो ध्यान रखना इसको। इनफैक्ट एक्टिनियम में भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, दिल बना दिया यहाँ पे छोटू सा। एंड उसके अलावा अगर आप देखते हो फोर्थ सीरीज में यानी 60 सीरीज में आपका एक्सेप्शन एक यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मतलब एक्सेप्शंस पूछते हैं 3D के तो आपको पता है, 4D सीरीज के आप मिस आउट कर देते हो, उसको अच्छे से देखना, लेंथेनम एक्टिनियम को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, सही बात है। चलिए अब जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। सो जनरल प्रॉपर्टीज में मैं आपको लिखवाती हूँ, सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो देखो भाई मैंने ना सारा डेटा इसमें पुट किया है, और वो सारा डेटा एनसीईआरटी से पिक किया गया है, क्योंकि आपको भी पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का महत्व कितना ज्यादा है, उतना ही जितना हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन का है है ना। देखो, तो ये जो ग्राफ मैंने उठाया है एनसीईआरटी से उठाया है ना, ये जो टेबल्स अभी दिखाए थे आपको कॉन्फ़िगरेशन के, वो भी मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है, राइट। सो मेल्टिंग पॉइंट, अब डेटा के साथ क्या करना होता है, डेटा को याद नहीं करना होता, डेटा को एनालाइज करना होता है, विजुअलाइज करो, फिर उसे एनालाइज करो, उसे डिकोड करो, ये करना होता है डेटा के साथ। क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या वेरिएशन होता है, एक्चुअली अगर किसी एलिमेंट में ना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्या ये बात मैं लिखवा दूं आपको, यस, नीचे लिख ले, यस मैम लिखवा दो। मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कैन आई राइट, उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैम, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो सोचो इसके बारे में। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होगा। तो अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो ना, तो भाई देखो यहाँ पर आपको सारी सीरीज 3D 4D 5D सीरीज के लिए लिया, 6D को हम नहीं लेंगे, मैंने बताया है ना, इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए। तो 3D सीरीज अगर आप देखो, यहाँ पे देखो वेरिएशन देखा आपको, एक एलिमेंट क्रोमियम था, पीक पे पहुंच गया, मतलब बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कभी पूछे 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो क्रोमियम का है, बता देंगे। 4D में किसका है, मोलिब्डेनम का है। और फिर टंगस्टन, भाई टंगस्टन का ओवरऑल ही मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना ज्यादा है, तभी तो बत्ती जली, फिलामेंट में यूज नहीं होता, क्या होता है मैम आपकी ड्राइंग, तो भाई टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देख लो ग्राफ में भी सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है, कह रहा है तुमने मुझे इग्नोर किया, देखो मैं यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, रीजन बीइंग टंगस्टन मोलिब्डेनम क्रोमियम, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो D5, भाई 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना, इन तीनों की ही। अगर आप देखो टंगस्टन मोलिब्डेनम क्रोमियम में आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस, यस, ओके, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। सो ये हाई भी से होता है, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस केस में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर पूछे एमसीक्यू छोटू सा तो आप बता सकते हो उसको सीधा सीधा। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन लेकर भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं हुआ कुछ एलिमेंट्स का, तो वो हमारे लिए एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैंगनीज और टेक्नीशियम, ठीक है, मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है ना अपना, उसके केस में आप देखोगे D5 कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ पर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है रिलेटिवली वो कम आया है। क्या आया है, कम आया है, ठीक है। उसका रीजन होता है मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर वीक होता है, बिकॉज ऑफ वीक मेटालिक बॉन्ड। लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ये बात आपको पता है ना, नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ अपने नोट्स में, नो सच इश्यूज, राइट। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का बिहेवियर था। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम बात करेंगे दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये कौन सी एनर्जी होती है, सोचो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में आपको क्या देखना होता है कि आपका जो भी क्रिस्टल बनाया है ना, जो भी क्रिस्टल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको हमने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमने हमने अपने क्रिस्टल के एलिमेंट्स को गैसियस एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफ अटैच किया है, टेंशन मत लो भाई, सारा डेटा अटैच किया, रट्टा नहीं मारना है। सो फिर मत बोलना मैम इनऑर्गेनिक तो रटने का सब्जेक्ट होता है, भाई नहीं होता, लॉजिक के साथ कर रहे हैं ना। सो इसीलिए 1 घंटे में करेंगे, सारे मेन पॉइंट्स देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, आपकी सीरीज आपको दिखाई है 3D 4D 5D सीरीज है ना, अलग अलग सीरीज हमने देखी है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ से ही देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा 5D की है ना, 3D 4D 5D की इस तरह वेरिएशन में है। क्या देख सकते हो सब लोग, बताओ यस, यस और नो, यस यस मैम ये तो बहुत आसान है, यस और नो, यस। ओवरऑल इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी ज्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, है ना, मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनमें तो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इट्स नॉट लाइक बहुत आसान है आपको गैसियस एटम्स बनाना, तो वेरिएशन ऐसा होता है। ठीक है, तो 5D में वैसे ज्यादा होती है 4D से एज कम्पेयर टू 3D। सो ये सिंपल डेटा, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके चलें आगे। यस मैम हम तो हमेशा आगे ही चलते हैं, पीछे नहीं जाते हम कभी भी, भाई आगे ही जाना चाहिए। एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखो, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करते हो तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, मुझे नहीं पता क्यों एटॉमिक साइज छोड़ देते हो, क्योंकि आपको लगता है यार इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, इससे बढ़िया तो मैं याद ही ना करूं, क्या पता पेपर में सवाल ही ना आए, है ना। तो देखो जब हम एटॉमिक साइज के वेरिएशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज को आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाए हैं। ओके तो सबसे ज्यादा, अब चल इसको छोड़ो, इस डेटा को छोड़ो, सबसे नॉर्मल बात करते हैं एटॉमिक साइज के वेरिएशन की। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, डोमिनेट करता है, शेल सेम रहती है, तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है ना। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है मैम, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है, वहां शेल्स डोमिनेट कर जाती है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ना। तो अब हम किसकी बात करें, पहले हम बात करते हैं मतलब 3D 4D 5D की अगर हम बात करें, तो हमारे हिसाब से 3D के नीचे 4D है, 4D के नीचे 5D आता है, तो ऊपर से नीचे जाने में तो भाई हमारा एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। मेरा ये अंदाजा है कि मैम 3D से बड़ा होना चाहिए 4D, 4D से बड़ा होना चाहिए 5D। ठीक है, अब डेटा देखो, डेटा में 3D तो सबसे छोटा है, ये चीज तो ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये सब ये है आपका 3D का डेटा है जो नीचे ग्रीन से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, गड़बड़ यहाँ पे क्या है, आप देखोगे यहाँ पर ना 4D और 5D सीरीज एकदम ओवरलैप होने को हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है चढ़ गए हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, जैसे भीड़ भाड़ की मेट्रो स्टेशन में घुस गए हो आप एक बार, तुम्हें इतनी भीड़ है भाई, खड़े होने की जगह नहीं है, लोग बिल्कुल है ना ऐसे खस के खड़े हुए हैं, लाइक गिव मी अ स्पेस। सो यहाँ पर भी ऐसे 4D 5D एकदम टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को साइज में। तो यहाँ पर क्या होता है सोचकर बताओ, सोच कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, भाई कोई कॉन्ट्रैक्शन आया होगा डेफिनेटली, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है यहाँ पर, है ना। कौन से कलर से लिखें, ब्लू लिख लेते हैं, दिख रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। कैसा होता है कि भाई 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट हो जाता है बराबर, ऑलमोस्ट हो जाता है बराबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, सो पुअर शील्डिंग होती है f ऑर्बिटल्स की, है ना, आपको पता है यहाँ पर, तो इस चीज को ना आप जरा ध्यान रखना। ठीक है, कि 5D सीरीज जब हम भर रहे हैं तो 4f की पुअर शील्डिंग हो जाती है, किसकी, लिख लो इस बात को, यस 4f की, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, राइट, पुअर शील्डिंग हो जाता है आपका 4f का, नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, डोंट वेरी। तो अब उससे क्या होगा, जितना साइज बढ़ना, देखो 4D से 5D तक जाने के लिए जितना साइज बढ़ना चाहिए था, पुअर शील्डिंग की वजह से उतना ही घट जाता है। पुअर शील्डिंग होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, वहां पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, तो 4D और 5D का ऑलमोस्ट बराबर होता है, इसीलिए आपको ऐसा वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस, यस मैम। कोई भी डेटा उठाकर देख लो आप यहाँ पर, है ना, जिरकोनियम हॉफनियम का देखो, बिल्कुल चिपका चिपकू हो रही है इनकी तो, है ना, लगभग बराबर बातें चल रही है, सो ध्यान रखना इस चीज को, राइट।
चलिए द नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी एक एटम से उसका इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इसमें काफी चीजें होती है, गैसियस आइसोलेटेड एटम चाहिए होता है, मोस्ट लूजली बाउंड यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम बात करें वही सबसे लूजली बाउंड होगा, है ना। उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमको देना पड़ता है। अब यहाँ पे वेरिएशन देखो कितना उठपटांग है, उठपटांग इज लाइक ऊपर नीचे, है ना, लाइक दैट। इट्स लाइक जनरल ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। बताओ बताओ क्यों हुआ होगा ऐसे, ट्राई टू टेल मी। यस बताओ। फिर से वही आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड अगर आप देखो कि भाई टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है भाई तुम 3D वालों नीचे थे तुम, है ना, अब एकदम से ऊपर इंक्रीज आ गया, या ऊपर देखो इरिडियम कितना ज्यादा है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा आपका ऐसा इरेगुलर वेरिएशन होता है, ठीक है, बट होगा सिंपल ये चीज रहती है यहाँ पर 3D से ज्यादा अपना 4D का होगा, उससे ज्यादा अपना 5D सीरीज वालों का होगा। देख सकते हो सब लोग। यस अब क्यों इतना ज्यादा है 5D के वालों का, अगेन वही यहाँ पर पुअर शील्डिंग होता है 4F का, है ना। तो पुअर शील्डिंग वाला पॉइंट यहाँ भी चल जाएगा। पुअर शील्डिंग है अगर आपके 4F का, तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इनकी ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको नजर आएगा। पैलेडियम में याद है आपको हमने 5s में तो 0 ही कर दिया था, है ना। सो याद है, कॉन्फ़िगरेशन देखना, यू विल रियलाइज इट। ओके चलिए द नेक्स्ट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात तो क्यों होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे इतने सारे केसेस बन गए। अब तक तो आप छोटी क्लासेस में भी नॉर्मली कम पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है क्योंकि सिमिलर एनर्जीज होते हैं किसके, ns और n-1d ऑर्बिटल्स के, यानी वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल, है ना। उधर आप देख रहे हो वहां पर आपको कंपेरेबल एनर्जीज मिलती हैं। तो इससे क्या होगा, देखो एनर्जी कंपेरेबल है तो दोनों का ही पार्टिसिपेशन हो सकता है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती है, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो आप, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, यहाँ पर देखो मैं लिखवाती हूँ, सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नजर आ रहा होगा प्लस का 2, देखो बहुत ज्यादा है ना सारे एलिमेंट्स का। और सबसे ज्यादा स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है भाई, प्लस का 3 है, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो तो मैंगनीज दिखा रहा है यहाँ पर +7 का। अब ये भी एक तरह से डेटा ही है ना। सो इट्स नॉट आपको पर्टिकुलरली पूरा डेप्थ में जाना है, ये कॉन्फ़िगरेशन से ही निकला हुआ है ना। कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स कैंडियम के केस में हम निकाल सकते हैं। ओके 4s और 3d के आप मिलाकर निकालो तो यहाँ पे +3 आ सकता है, टाइटेनियम में +4 तक जा सकती है। सो इट्स लाइक दैट इट हैपेंस। मैंगनीज में +7 तक जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हो क्लियरली, है ना। सो यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर आप पूरे लाइक यू नो क्या आप सोचो क्या हाईएस्ट मैंगनीज की ही है, क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की है, बताओ मैम को। यस बताओ एवरीवन, क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है, +8 भी हो सकती है। तो अभी की अभी वीडियो देख रहे हो ना, अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किस कौन दिखाता है डी ब्लॉक में। एक मैं बता देती हूँ आपको, ऑस्मियम, है ना। देखो एक मैम ने आपको बता दिया है ऑस्मियम, इसके अलावा आप मुझे बताओ कौन दिखाता होगा। यस अच्छा ये OS ऑस्मियम में S छोटू लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। ऑस्मियम दिखाता है, एक और ऐसा एलिमेंट है जो +8 दिखाता है। अभी कमेंट सेक्शन में बता दो इसका आंसर अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो। मैम हम सीरियसली ही कर रहे हैं वैसे, अभी बताते हैं, बताओगे ना। हाँ चलिए ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम ने अटैच कर दिए हैं। आपके जो भी 3D मेटल्स है ना वो इवॉल्व कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, कहाँ से, डाइल्यूट एसिड से, ठीक है। जैसे सिंपल आपका मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन होता है, नॉर्मल यूजुअल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, है ना। मोर रिएक्टिव मेटल एसिड के हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉपअप साउंड, उसकी तरह होता है। कॉपर ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी भी हाइड्रोजन से कम है, आपको पता है ना, वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। सेकेंड केस में कॉपर अगर आप एक्वस सॉल्यूशंस लेते हो तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन
स्पेलिंग बहुत बड़ी होती है, मैंने शॉर्टकट मार दिया। सो या डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको पता है ना, सेम ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो कॉपर देखो +1 से +2 में जाके ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 में भी आ रहा है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल ना, जेई में पूछते हैं आपसे। आयरन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा सकता है? +3। मैम मैंने तो +3 ही पढ़ा है, माई होल लाइफ वॉज अ लाई। +6 दिखाता है फेरेट आयन में, FeO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कैसे आई होगी आयरन की +1? देखो वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो इसकी तरफ से कोई चार्ज नहीं है। NO+1 होता है। ये सल्फेट आपको पता है बाहर है, स्फीयर के बाहर -2 का चार्ज है, तो आयन पे +1 ही होगा, तभी बैलेंस आउट हुआ होगा, +2 -2, है ना। कोऑर्डिनेशन में करते हैं, बाकी हम ये सब आपको पता है, कॉम्प्लेक्स स्टडी, राइट। सो ये चीज का ध्यान रखना। द नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो काफी ज्यादा आपको पता है ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, है ना। अब उसका रीजन क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन क्या है? एक तो इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है ना। अब ये पॉइंट समझो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाने के भी ये सारे रीजंस होते हैं, है ना। आप इनको कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो। कितनी रिएक्शंस देखो, हाइड्रोजनेशन आप करते होते हो जब, है ना, आपका जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आप सैचुरेटेड में जाते हो तो आप क्या लेते हो हाइड्रोजनेशन के लिए? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, है ना। सो जब आप हेबर्स प्रोसेस कर रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो? ट्रांजिशन मेटल, है ना। एज ए कैटालिस्ट आप ऑस्फल प्रोसेस कर रहे हो तो आप इनको यूज कर रहे हो, लिनलास कैटालिस्ट में आप इनको यूज कर रहे हो। तो इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ओके। और एज वेल एज इनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक तरह से रिएक्शन को स्पीडन अप कर रहा है। तो दे आर, जैसे मान लो हाइड्रोजनेशन ही आप करते हो, तो हाइड्रोजन गैस को हम जब रिएक्ट कराते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन को सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा आपका कैटालिस्ट, है ना। जो उसको, जैसे निकल आपने यूज किया, उसको ट्रैप करके अपने सरफेस पे ट्रैप कर लेगा। अब उसमें रिएक्शन में एडिशन आराम से हो पाएगा। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, यस और नो? करते हैं। और इनकी एबिलिटी भी है कॉम्प्लेक्स बनाने की। आर वी क्लियर? सही बोल रहे हैं, यस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं ये। तो अगेन उसका भी रीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन अ वे। सो एग्जांपल हम देख लेते हैं अपना हेबर्स प्रोसेस में। आपको पता है हम आयरन को एज ए कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्शन काफी फास्ट अप हो जाती है। अच्छा, टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ इन्होंने हेबर्स प्रोसेस का, आप बता सकते हो किस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है? अराउंड अराउंड बता दो कितने टेम्परेचर पे होता है? 200 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि 400 पे होता है कि किस पे होता है? ये बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई हेबर्स प्रोसेस तो आता है, बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन मतलब कक्षा 10 से अगर पढ़ रहे हो तो बचपन से ही पढ़ रहे हो ना फिर, है ना। चलिए, सो और आपका जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड आप यूज कर रहे हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। पूरा प्रोसेस अभी करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में हम लोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से पहले ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, है ना। इसको यूज कर से ऑक्सीडेशन करा के फिर उसके बाद हम अपना ओलियम बनाते हैं, एंड देन उसके बाद लास्ट में वी गेट द सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं पूरा प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना, ट्रांजिशन मेटल काफी कैटलिस्ट की तरह आपको यूज होंगे। मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी यहाँ पे कुछ प्रोसेस की। जैसे ऑस्वल प्रोसेस में हम प्लैटिनम यूज करते हैं, लेकिन लास्ट कैटलिस्ट में आप सोचे थे मैम वो क्या होता है, हम भूल गए, पैलेडियम BSO4। जिगलर नाटा में भी आपको दिख रहा है टाइटेनियम यूज हो रहा है ना। डिकन्स प्रोसेस में कॉपर इज देयर, वैकर्स प्रोसेस में पैलेडियम है। तो ये उसकी कैटालिस्ट प्रॉपर्टी है, रीजनिंग वी हैव सीन, ओके। इसके साथ साथ आपको दिखेगा ये लोग तो नहीं है बट उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये कलर्ड आयोन्स भी बनाते हैं, राइट। सो ये टेबल भी शिल्पी मैम ने कहाँ से डाला है? NCERT से ही डाला है, ठीक है। सो टेंशन मत लेना। तो भाई कलर्ड आयोन्स बनाने का रीजन क्या होता है? इनकी DD ट्रांजिशंस, है ना, स्प्लिटिंग d ऑर्बिटल की हो जाती है। तो आप लिख भी सकते हो, है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशंस। क्या लिख ले हम? यस मैम, वी आर ऑलवेज रेडी। DD ट्रांजिशन की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स जब हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना कि अगर आपके पास D0 होता है, D10, तो वहां पर आपको कलरलेस ही दिखेगा, कलर नहीं आएगा। आपको पता है वहां पर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। तो यहाँ पर देखना जरा 3d0 वाले देखो कलरलेस हैं, और लास्ट में Zn2+ 3d10 है ना, कलरलेस है। बीच वालों में आपको कलर नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ आप याद रख सकते हो, जैसे कुछ तो आपको पता है, कॉपर आयन का ब्लू होता है ना, देन क्रोमियम इज ऑल्सो ब्लू। सो इनको देख लेना Cr2+ में, अगर क्रोमियम 3+ में है तो वायलेट होगा। आयरन की आपको याद ही है ऑलमोस्ट, Fe2+, Fe3+, ये काफी कंपाउंड्स आप करते हैं। मैंगनीज 2+ में पिंक होता है ना, यू नो दैट राइट। सो ये कुछ मतलब रीजन इसका इंपॉर्टेंट है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, मोस्ट ऑफ देम डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड होते हैं। कुछ कलर्ड होते हैं LMCT की वजह से भी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो भी दिखाऊंगी उसको, है ना। सो नेक्स्ट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ से शुरू कर, चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट शुरू करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा, एक तो कलर देखो इसका कैसा होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू है ना भाई, ये सिंदूर नहीं है, पता चले मम्मी को आप गिफ्ट कर रहे हो एंड उनके फिर यू नो हेयर लाइन ही उड़ जाएगा, बाल ही उड़ा देगा, ये वो नहीं है भाई, सिंदूर नहीं है इसका कॉम्पोजिशन, है तो कलर था ऐसा, तो मैं वाज जस्ट सेइंग दैट, है ना, मजाक में। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट में ना आप एक बार स्ट्रक्चर देखो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन का। सो क्रोमेट आयन में आपको यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ दोबारा, इधर देखो। आपको पता है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया था कि जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो हमेशा आपका सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेडली। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 ऑक्सीजन तो भाई सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, और जो बचे 2, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्मल चार्ज होता है उस पे, तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 2 ऑक्सीजन आपने सिंगल बॉन्ड से दिखाए, और 2 ऑक्सीजन पे आपने डबल बॉन्ड होगा, है ना। ऐसे इस पे ये पूरा ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज होता है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे D3S होती है क्रोमियम की, राइट। उसके अलावा अगर आप देखो, ये जो कलर आपको देखने को मिलता है इधर, पीला पीला कलर होता है, कैसा, तभी मैम ने येलो कलर बनाया, येलो कलर होता है यहाँ पर। वैसे मैम ने बताया कि आपके ट्रांजिशन मेटल आयॉन्स के कलर्स आते हैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की वजह से, है ना, किस लिए, डी ट्रांजिशन। बट यहाँ पर जो कलर आता है ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, किसकी वजह से, LMCT, राइट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 6 है, स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो आप, है ना, ये वाली चीज, जैसे यहाँ से +2 +2 +1 +1, सो लाइक दैट आल्सो यू कैन सी, वरना एक्स लेकर निकाल सकते हो, राइट। सो ये देखो, नेक्स्ट इज डाइक्रोमेट आयन। सो हाँ, टेट्राहेड्रल है, डाइक्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, जबकि क्रोमेट आयन में आप देखो ना, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, इसीलिए ओवरऑल नीचे आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, रेजोनेंस हो रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन के अंदर भी टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड लेंथ एक बार देख लेना यहाँ पर, ठीक है। इन ये वाली क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, 179 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा होता है ना। ये वाली बॉन्ड लेंथ देखो थोड़ी छोटी है। सो डेटा को आपने याद नहीं करना होता, सिर्फ स्टडी करना होता है ना। सो बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस देख के ही आपको एक पॉइंट आया दिमाग में, तो वो इंटरप्रिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे इनऑर्गेनिक में बहुत डेटा है, डेटा नहीं याद करना, पर विजुअलाइज करके उसको समझना है डेटा को कि क्या है उसका मतलब, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल 126 डिग्री, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D3S। अब क्लियर, D3S होगी, यस। कैसे कलर का, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज को ना ऑरेंज बोला करो, बोल के देखो ऑरेंज, है ना। सो देन यू गेट दैट फीलिंग ऑफ ऑरेंज इज ऑल्सो एक्चुअली। सो यस, ये है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो कलर क्यों होता है, LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपका कलर आता है, ठीक है। आर वी क्लियर, आगे चले। यस मैम, हम हमेशा आगे चलते हैं, पीछे नहीं। तो एक बार इसकी प्रिपरेशन देख लो कैसे करना है ना। प्रिपरेशन को जस्ट गो थ्रू हो जाओ। आपके पास क्रोमाइट ओर होगा, क्रोमाइट ओर को पहले हम क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, अपने को सोडियम कार्बोनेट लेना होगा, एक्सेस ऑफ एयर होता है यहाँ पर, राइट। सो एक बार अगर आपको सोडियम क्रोमेट मिला, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, यहाँ पे आयरन की +2 है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 से -8 आ रहा होगा, यानी 2 क्रोमियम से प्लस का 6 आ रहा है, मतलब 1 क्रोमियम से प्लस का 3 आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 सोडियम से प्लस का 2, इधर माइनस का 8, तो यानी +6 बैलेंस किया, तो क्रोमियम +3 से +6 में ऑक्सीडाइज हो चुका है ना। सो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, क्रोमाइट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है स्टेप नंबर 1 में।
स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एसिड H प्लस आयोन्स उसको प्रोवाइड कराते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि आपको डाइक्रोमेट मिले। तो पहले हमने क्रोमाइट और लिया था, उससे हमने क्रोमेट बनाया अपना, अब क्रोमेट से हम डाइक्रोमेट बना रहे हैं, है ना। तो हमने उसके लिए क्या ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको आपका सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। अब डाइक्रोमेट के बाद हम क्या चाहते हैं भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहते हैं, हम सोडियम डाइक्रोमेट नहीं चाहते फाइनली, है ना। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का एडिशन करते हैं टू फाइनली गेट द पोटेशियम डाइक्रोमेट, NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें आप मोटी मोटी रिएक्शन याद रखा करो, अब ये नहीं बिल्कुल ही एकदम क्रैम कर रहे हो। अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको रिएक्शन को विजुअलाइज करना है ना, कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ, आपने पहले क्रोमेट बनाया, फिर डाइक्रोमेट, फिर फाइनली मतलब सोडियम डाइक्रोमेट बना था, फिर एंड में KCl एडिशन करके हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया। तो इसको ऑब्जर्व करो, है ना, कि कैसे हमने चेंजेस लाए उसमें। जब आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्कूल एग्जाम में जब आप बैठते हैं, तो आपको ऐसी रिएक्शंस पूछने के, पूरे प्रिपरेशन मेथड पूछने के चांस ज्यादा होते हैं पूछने के उस केस में, है ना। तो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस नहीं है, यहाँ पर भी आपको पता है क्यों हमने कोई रिएजेंट ऐड किया है ना। जब आप इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी करते हो ना, या ऑर्गेनिक की करते हो, आपको रिएजेंट को पकड़ना होता है कि भाई ये रिएजेंट क्या काम करता है ना। जैसे अभी आपको पता है कि डॉक्टर का क्या काम है, कारपेंटर क्या करते हैं, टेलर क्या करते हैं, तो आपको जब कुछ इशू होता है तो यू गो टू दैट स्पेसिफिक पर्सन, है ना, या उस जॉनरे के पीपल को रीच आउट करते हो, राइट। सो उसी तरह जब आपके रिएजेंट्स होते हैं, अब रिएजेंट्स भी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, रिएजेंट्स बोलेंगे भाई मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, मैं रिडक्शन करता हूँ, अच्छा मैं पार्शियल ऑक्सीडेशन करता हूँ, तुमको क्या कराना है, मैं तो, है ना। ये आपको एनालाइज करना अगर आ गया ना, तो आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही आसान हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान दो। एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, यहाँ पर देखो जरा। हाँ, तो ये जो मीडियम मैम ने अभी ऐड किया, ये देखो क्रोमेट से आप डाइक्रोमेट में कैसे आए। देखो क्रोमेट था आपके पास CrO4, अगर मैं 2 सोडियम हटा दूं यहाँ से तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान दो। Na2CrO4 से मैंने क्रोमेट आयन निकाल लिया, CrO4 2 नेगेटिव होगा, 2 सोडियम हटा के 2 नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। जब भी इसको एसिडिक मीडियम में आप लेते हो ना, तो यहाँ से आपको डाइक्रोमेट मिलता है, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, और साथ में पानी। सो ये रिएक्शन को ध्यान रखना कि आप एसिडिक मीडियम करते हो अपने क्रोमेट आयन में, तो आपको क्या मिल जाता है, डाइक्रोमेट। ओके, यूज करेंगे हम आगे। सो इसको देखो, ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसका एसिडिक मीडियम में अगर आप देखते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका आपने लिया, है ना। ये रिएक्शन मैं आपको रेडॉक्स में भी करा चुकी हूँ, राइट। रेडॉक्स में आपको बैलेंसिंग अच्छे से करनी सिखाई थी, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं, है ना। तो उसको भी ध्यान से रखना, एक बार ध्यान रखना। ये वाली चीज देखो, तो यहाँ पे आपने इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखा, आपने फेरस आयन को फेरिक में जाते हुए देखा। सो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन समझ रहे हो ना, दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया है, खुद देखो +3 में जा चुका है ना। सो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है मैंने टेबल अटैच किया है, अभी दिखाती हूँ आगे। तो आयरन +2 से +3 में जा चुका है आपका, फेरस से फेरिक, है ना, ऑक्सीडाइज हो गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आयोडाइड -1 से 0 में चला गया आयोडीन में, है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। और नेक्स्ट देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, अगर मेरी स्क्रीन थोड़ी सी कवर हो रही है रिएक्शन में, तो डोंट वरी बेटा, आपको सेशन नोट्स मिलेंगे, उसमें पूरी रिएक्शन दिख जाएगी, ठीक है। सो इट इज सिंपली डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, प्लस हमने H आयंस का एडिशन देखा है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है, ठीक है। यस, आपको मिलेगा क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड। अब आप सोचोगे मैम एक बात बताओ, आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो गया क्या? अच्छा, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताना कितनी है यहाँ? मैम +10 लग रही है मुझे, तो कितने बच्चे एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +10 है? बताओ, क्या +10 है क्या भाई, बता दो। ओ भाई +5 है। बटरफ्लाई याद आया, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। पेरोक्साइड लिंकेज होती है भाई,
पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आप देखो +2 है ना, +1 +1 +1 +1, ओके देख सकते हो, सॉरी प्लस का 6, मैंने +5 बोला था क्या, 2 3 4 5 6, प्लस का 6 नॉट +5 इफ आई सेड इट बाय मिस्टेक, है ना, +6 होता है क्रोमियम का, ना कि +10 मत कर देना, है ना। तो एनीवे ये ऑक्सीडाइज ही हुआ है, ऑक्सीडाइज किसने किया है, हमारे डाइक्रोमेट ने, ओके। इसका कलर कैसा होता है ये भी देख लो, क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड का मेरा फेवरेट कलर है, नॉट डीप ब्लू कलर, मेरा फेवरेट है स्काई ब्लू कलर मैम ये तो डीप ब्लू कलर है, सो ऐसा कलर मिलता है हमको यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो ये आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है CrO5 में। तो यहाँ पर ध्यान देना एक बार, ये मैम ने अटैच कर दिया है कि भाई डाइक्रोमेट जो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज होता है, मतलब जब आप रेडॉक्स टाइट्रेशन करने जाते हो, है ना, उधर हम क्या करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में, या जब भी आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज करते हो टाइट्रेशंस में, हमें एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, नोन कॉन्सेंट्रेशन से हम एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन का पता करते हैं टाइट्रेशन करके, तो ये उसको करने में हेल्प करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्लस ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी आपने कुछ एग्जांपल्स देखे, तो इसकी केसेस ध्यान रखना कि डाइक्रोमेट क्या क्या किसे किसे कैसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैम ने यहाँ पे लिस्ट अटैच कर दिया है, इस लिस्ट को गो थ्रू हो जाना एक बार। जैसे हेलोजेंस को देखो -1 से 0 में ले आया, है ना, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करने का मतलब समझते हो ना, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा वो, लाइक दैट, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट डार्क पर्पल क्रिस्टल्स होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर आप देखो, पर मैंगनेट आयन के केस में, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन टू ब्लू, ठीक है। पर मैंगनेट आयन में आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो, 2 2 2 और 1, है ना, 7 प्लस की 7 होएगी यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर D3S होता है, ठीक है। अगर आप पर मैंगनेट आयन को देखो, पर्पल कलर का होता है ये, एंड ये डाया मैग्नेटिक होता है। ये चीज को भी भाई ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म पूछता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस का 6 है ना, हाँ प्लस का 6 है मैंगनेट आयन के केस में। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी D3S होती है, अब तक आपने सब में D3S ही देखी है, यस और नो, यस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो आपका मैंगनेट आयन है ग्रीन कलर का है, ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे पता चलेगा, +6 में +7 में डिफरेंस है ना। तो वो वाला पर मैंगनेट जो पर्पल है डायमैग्नेटिक है, मैंगनेट आयन ग्रीन कलर का जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ओके। चलिए द नेक्स्ट इज इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। हम पायरोलुसाइट जो मिनरल है उससे इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमको MnO2 अपने पास है, उससे हम पहले पोटेशियम मैंगनेट बनाते हैं, है ना, पोटेशियम मैंगनेट बनेगा हमको, जो कि ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन करानी होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हुए देखोगे, MnO4 नेगेटिव, यानी जो आपका मैंगनेट आयन था जो यहाँ से बना है, ये यही तो लिखा है स्टेप नंबर 2 में, पोटेशियम आयन्स को हटा दो, अगर 2 पोटेशियम थे तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपका मैंगनेट आयन है, यहाँ पे मैंगनीज की +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन करते हो तो ये पर मैंगनेट आयन +7 में चला जाता है और MnO2 +4 में चला जाता है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया मैंगनीज का, है ना, साइमल्टेनियसली। तो ये आपकी प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन अभी के लिए मतलब मैंने इंपॉर्टेंट वाली चीजें डाल दी है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ और मेथड्स दिखा रही हूँ कमर्शियल प्रिपरेशन में हम कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1 मतलब इंडस्ट्रियली अगर आपको बनाना है तो हम ये प्रेफर करते हैं। MnO2 ये वही है जो अभी पीछे किया है स्टेप नंबर 1, देखो ये स्टेप नंबर 1 सेम है भाई, जो आपने ये वाली पायरोलोसाइट से प्रिपरेशन देखी है और जो कमर्शियल प्रिपरेशन होती है उसमें स्टेप नंबर 1 सेम है, ठीक है, लिख लो सेम स्टेप, सेम एज प्रीवियस आपका मैंगनेट आयन बना, ठीक है। मैंगनेट आयन के बाद हमको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करना होता है एल्कलाइन मीडियम में, है ना, कैसे मीडियम में, बेसिक टाइप मीडियम में, राइट। सो वहां से आपको पर मैंगनेट आयन मिलेगा, ये हम इंडस्ट्रियली फेवर करते हैं मेथड, ठीक है। फिर आपका पोटेशियम पर मैंगनेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखो, अगर आप हीट का एक्शन करते हो तो डीकम्पोज कर जाता है हीट के प्रेजेंस में टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड MnO2,
ठीक है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है अराउंड 500 केल्विन तक। जब आप इसे हीट करते हो तो आप इसका डीकॉम्पोजिशन देखोगे इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में आप अगर एसिडिक मीडियम की बात करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आयोडाइड -1 से इसने आयोडीन में कर दिया कन्वर्ट, है ना। खुद कहाँ चला गया, +7 से +2 के अंदर। एसिडिक मीडियम था तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। न्यूट्रल मीडियम में या फेयरली बेसिक मीडियम में क्या होगा। अगर न्यूट्रल या फिर आप थोड़े से एल्कलाइन सॉल्यूशंस लेते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा सा चेंज है। अब आपको एक चीज लिखवा देती हूँ यहाँ पर, ध्यान देना प्लीज। कौन से कलर, ब्लू कलर से यहाँ विजिबल है ना। जैसे देखो MnO4 नेगेटिव आपको Mn2+ में जाता हुआ दिखेगा। कब, जब आप लोग लेते हो एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक, लिख लेते हैं एसिडिक। अगर आपने बेसिक मीडियम लिया है ना, अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो ये MnO4 2 नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा, MnO4 2 नेगेटिव में। पूरा लिख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये तो आप रेडॉक्स में भी पढ़ते हो, तो ये चीज आपको इनके बारे में याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आप बात करते हो लेट्स से न्यूट्रल मीडियम की, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल या थोड़ा सा स्लाइटली कैसा, बेसिक, तो वहां पर MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऊपर जस्ट आपके लिखा हुआ है ना, वो यही वाला एग्जाम्पल है, यही वाला केस है। ठीक है, तो ये केस है, एसिडिक में Mn2+ में जाएगा, है ना। जो पीछे अभी रिएक्शन दिखाई थी वो एसिडिक मीडियम में थी, उसमें Mn2+ में हो रहा था कन्वर्ट। ठीक है, अगर आपका बेसिक मीडियम है तो MnO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप नोटिस करो, इधर तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +7 से +2 हो गई, है ना। ये +7 से किस में हो गया, +6 में। ठीक है, और लास्ट वाले में +7 से कहाँ चला गया, +4 में। सही है, सही है ये, हाँ। तो एन फैक्टर बता दो मुझे, रिडॉक्स में करते हो एन फैक्टर, जब आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो इसका एन फैक्टर 5 होता है ना। जब आप बेसिक मीडियम लेते हो एन फैक्टर 1 निकल के आता है। न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर होता है 3। तो इसको कोड वर्ड से याद रखा करो, बैन। ठीक है, बैन को याद रखो, बैन बी से बेसिक में कितना है 1, एसिडिक में कितना है 5, है ना, और न्यूट्रल में कितना है 3। ऐसे याद रखो, बैन 153, बैन 153। सो दैट इज लाइक आपको पोटेशियम पर मैंगनीज का, है ना, ध्यान रहेगा कि अगर आपने एसिडिक में लिया तो एन फैक्टर कितना है, किस में कन्वर्ट होता है, बेसिक में कितना है और न्यूट्रल में कितना है। ठीक है, सही बात है, ये भी मैम ने अटैच कर दिया। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अगेन आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है ना। किस किस को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा वो मैम ने चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको भी गो थ्रू हो जाना। ऑक्सीडाइज किसको कैसे करता है, अगर ये समझ लिया ना तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में काफी आसानी होती है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ईजी हो जाता है। चले आगे, यस मैम हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अब बात करते हैं। थोड़ा सा बचा है हमारा पार्ट, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हमें देखना है। तो यहाँ पर ये सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, है ना। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर याद है 57 होता है। तो मतलब ये कौन है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीटियम तक, है ना, 71, 58 से लेकर 71 तक आपके लेंथेनॉइड्स आते हैं। ठीक है, कौन सी सीरीज होती है भाई, ये 4F सीरीज होती है। ठीक है, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बुलाते हैं क्योंकि परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है इनका। ठीक है, सो ये आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान दो इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन, 4F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 5D में 0 से 1 के बीच में दिखता है ना, और 6S में 2 आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल है गैडोलिनियम, जो एक एक्सेप्शन दिखाता है आपको कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर आपको 4F7 5D1 मिलता है ना। तो एक्सेप्शन है 4F7 भी, अगेन लाइक स्टेबिलिटी का चक्कर बाबू भैया, स्टेबिलिटी का चक्कर, है ना, इसीलिए। तो ये देखो होना क्या चाहिए था, अगर आप देखो एक्चुअली 4F8
5d 0 है ना। तो यहाँ पर वो बोलता है अरे भाई 5d वाला माला खाली है, उसमें फेंको एक इलेक्ट्रॉन, अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो क्यों नहीं। इस दिन के लिए ही 5d को पैदा किया था हमने, उस दिन के लिए ही बनाया था उसे है ना, कि हमें स्टेप बड़ा हो जाएगा, हमें स्टेबिलिटी देगा। सो ये वही है। तो यहाँ पर देखना भाई जरा कि आप एक्सेप्शंस देखो कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस आप देख सकते हो, ठीक है। पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप क्या करो, ज़ेनॉन आपकी प्रीवियस नोबल गैस है, उसमें 54 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो और फिर 6s में 2, ये तो नॉर्मल भरा जाएगा। सब में देख लो भाई, सब में देख लो, ज़ेनॉन भरी गई होगी और 6s में 2 है, देखो 6s 2 2 2 2 2, सब में 6s 2 है, ये तो नॉर्मल है। तो 56 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ तक तामझाम करके भर दोगे, 56 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भर दोगे ना। उसके बाद आपने भरने हैं इलेक्ट्रॉन 4f में। भाई नोट कर लो ये बात मेरी, है ना। पहले ये भरने के बाद अब आप जाओगे 4f में। अब आप बाकी जैसे 56 इलेक्ट्रॉन्स आप भर चुके थे, है ना, तो अब आप 4f के पास जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ मिलेंगी मैम, एक तो तुमने एक्सेप्शन देख लिया, कौन सी थी, गैडोलिनियम, भयंकर एक्सेप्शन दिखी आपको वहां पर, है ना। सीरियम भी अगर आप देखो, सीरियम और ल्यूटिटियम, भाई ये एक्सेप्शंस आपको दिखेंगी यहाँ पर। वैसे लेंथनम तो पहले भी बताया था एक्सेप्शन होता है, तो यस सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिटियम अगर आप देखते हो, क्योंकि हम यहाँ से लेंथेनॉइड्स मानते हैं, है ना, यहाँ से हम इनको गिनते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो लेंथनम को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं एक्सेप्शंस के लिए, ठीक है, क्योंकि 4f है ही नहीं इधर इलेक्ट्रॉन उसमें। तो यहाँ पर देखो ये आपके एक्सेप्शन है, इनमें आपको 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, दिख रहा है आपको 5d1 5d1 5d1, बाकी सब आपके नॉर्मल, आपने 6s 2 तक कर दिया, फिर 4f में डाल दिया आपने, ठीक है। इजी है, कर लोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। यस मैम, वो तो कर ही लेंगे हम, बहुत आसान है। अब देखो नेक्स्ट इज योर लेंथेनॉइड्स। तो जब हम लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं तो इनका एटॉमिक साइज देखो आप, लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक साइज वो बोल रहा है कि भाई लेंथेनॉइड्स में जब आप मूव कर रहे हो लेंथेनम से ल्यूटिटियम में, तो आपका साइज जो है घट रहा है ना। उसका रीजन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अगेन पुअर शील्डिंग आपकी 4f की, है ना, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना। ओके, इजी है, डिफिकल्ट लगा क्या आपको ये? नहीं मैम, आपको तो सब आसान लगता है, हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। भाई आसान है ना, तो आराम से कर लोगे आप लोग। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी आप चेक करो, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी नजर आई, +3। +3 जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका मतलब समझते हो आप? नहीं मैम हम नहीं समझते। देखो उसका मतलब ये है कि भाई मान लो अगर ये प्लस के 2 में है और ये प्लस के 4 में है और मौका है इनके पास, है ना, बोलेंगे मौका भी है दस्तूर भी है, चौका मार देते हैं। हम एक काम करते हैं भाई, हम चलते हैं प्लस के 3 में, क्योंकि भाई इधर मिलती है इनको क्या, स्टेबिलिटी। तो +2 वाला तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार है, बोलेगा भाई मैं +2 में हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 में चला जाऊंगा। अभी जेई में भी एक क्वेश्चन पूछा था हाल फिलहाल, ठीक है। +4 वाला, +4 से रिलेटेड था वो, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं गेन करेगा। +4 वाला बोलेगा भाई मैं तो +3 में जाना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूँ, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं, गेन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर वी क्लियर? यस। तो आपको पता चलेगी ना, कोई अगर आपको आयन दिया होगा +2 में, है ना, वो लेंथेनॉइड है, +3 में जाना चाहेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, +4 में दिया होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कर लोगे इसको ध्यान? यस। चलिए बहुत बढ़िया। मोस्टली अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हो तो जो आपकी F0 होते हैं ना, F0 वाले, F14 वाले, वो ही आपको मिलते हैं जो लाइक यू नो वैसे होंगे, डायमैग्नेटिक में मिलेंगे आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके अलावा मेजरली ये आपको पैरामैग्नेटिक फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। देख लो एक बार लेंथेनॉइड्स की सारी रिएक्शन साथ में डाल दिया। इनकी रिएक्शंस काफी रिजेंबल करती हैं आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल से। एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे रिएक्शन देती है ना, इनके केस में भी आपको वैसा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है वहां पे +2 का चार्ज होता है, ये फेवर करते हैं +3, है ना, ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करते हैं। वरना देखो एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके ऑक्साइड बना रहे हैं। यस, सल्फर के साथ हीट करोगे,
यस। नाइट्रोजन से हीट करोगे, यस। कार्बन से करोगे, ये थोड़ा अलग होता है कार्बन का केस, इसको ध्यान में रखना। वाटर के साथ भी आपको सिंपली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो जैसी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की थी वैसी वैसी सी रिएक्शंस होती है ना, मैचिंग टाइप। सो इनको देखना, कार्बन वाली को ध्यान में रखना एक बार, ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है कंपाउंड का, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक्टिनॉइड्स को देख लेते हैं एक बार। एक्टिनॉइड्स का भी नोट करो, 14 एलिमेंट्स, हाँ 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, 14 एलिमेंट्स किसके बाद, आफ्टर एक्टिनियम 89, ठीक है। तो कहां से चलेंगे, थोरियम से चलेंगे, लॉरेंशियम तक जाएंगे, है ना, थोरियम से चलेंगे, लॉरेंशियम तक जाएंगे। अब आप लिख सकते हो 90 से 103 तक, ठीक है, इजी है। चलिए, हाँ अब यहाँ पे जरा ध्यान देना एक चीज आप लोग, ये कौन सी सीरीज में आएंगे, जैसे वो 4F में आ रहे थे लेंथेनॉइड्स, ये 5F सीरीज के अंदर आएंगे, है ना। इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन देख लो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बस यहाँ पे हमने एक n वैल्यू इंक्रीज करी, 5F 1 से 14, 60 0 to 1, 7S 2, ठीक है। एक्सेप्शंस यहाँ पर भी होंगी, जैसे क्यूरियम की एक एक्सेप्शन हमने इंपॉर्टेंट ऐड की है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे गैडोलिनियम किया था आपने, है ना, यहाँ पे n वैल्यू एक बढ़ गई है, यहाँ भी 5F 7 61 हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, एटॉमिक साइज के वेरिएशन में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर भी एक चीज लिखवाती हूँ, ध्यान देना जरा, जो आपकी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो ज्यादा होती है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब उसका रीजन क्या होता है भाई, रीजन होता है क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, आप बोलो जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, वो आपके 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होता है ना। तो क्या हम ये लिख लें कि भाई 4F का जो शील्डिंग है, 4F का शील्डिंग कॉन्ट्रैक्शन लिखो, 4F शील्डिंग कॉन्ट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा 5F से, है ना। तो वहां पर उसके केस में क्या होगा, पुअर शील्डिंग हो गई उसकी, 5F वालों की और गंदी शील्डिंग है, तो बोलेंगे भाई हम तो और कॉन्ट्रैक्शन मारेंगे। उनका देखो कितना छोटा होगा, एक्टिनियम से लॉरेंशियम के केस में साइज ही आपको देखने को मिल रहा है ना, कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसका रीजन होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कम एनर्जी गैप होता है आपके 5F 60 और 7S ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर में, इसको ध्यान रखना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दी तो जरा, द क्वेश्चन इज मिश मेटल क्या होता है, कुछ ऐसा मिश करके सुना है आपने, बताओ, सोचो। मैम सुना तो हमने बहुत कुछ है, यस। इसका कॉम्पोजिशन मुझे कमेंट्स में बता दो, कम ऑन, मिश मेटल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो मुझे बताना, क्या ये एलॉय होता है कि मेटल है, तो मेटल है तो कौन सा एलिमेंट है, कि नहीं है तो क्या है, कमेंट्स में बताना, है ना। आज के सेशन में हमने DNF ब्लॉक को रिवाइज किया है, सो आई होप यू लाइक द सेशन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बाय।